मैं सलील सर आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एक नई सीरीज जहां पर क्लास 11th एंट्रेंस एग्जाम के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जेएनवी के लिए उन बच्चों के लिए अब लास्ट का 1 मंथ, क्योंकि आपका भी एग्जाम 7th को ही है, 7th फेब को 9th वाले बच्चों के साथ है। तो आपके पास भी लगभग 1 महीने का समय है। तो ये 1 महीने अच्छे से यूटिलाइज कर सके उसके लिए हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है, टॉप 20 क्वेश्चन ऑफ एवरी सब्जेक्ट। बिल्कुल, आपको पता है कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो काफी सारे हैं, जहाँ एसएसटी है, यहाँ पर साइंस है, मैथ है और मेंटल एबिलिटी है, बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, लैंग्वेज भी। तो हम आपको लास्ट मोमेंट पर 1 मंथ में प्रैक्टिस कराने वाले हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की, जिसमें आपको डेली क्लासेस मिलने वाली हैं। तो यूट्यूब पर अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं और इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे और अपने जो भी टॉपिक्स आपने तैयार किए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जितना ज्यादा आप सॉल्व करोगे उतना ही आपका फायदा है, क्योंकि प्रैक्टिस आपको और बेहतर बनाएगी आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, और अच्छे से तैयार भी करेगी और आपके कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी हम अच्छे से करा पा रहे होंगे। ठीक है, तो आज मैं सलील सर आपके लिए लेकर आ चुका हूँ साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस का बेहतरीन क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चन हम करेंगे क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके आते हैं साइंस में। तो वो किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, कंप्लीट आपको पता है 10th क्लास का आपका सिलेबस होता है। तो 10th क्लास में भी बहुत इजी क्वेश्चन नहीं आते। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखें तो काफी बेहतरीन ट्रिकी और लॉजिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे गए हैं। तो उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर अगले 1 महीने तक प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो क्लासेस आपको रेगुलर ज्वाइन करनी है। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लेकर आते हैं आपके लिए। क्या है, फटाफट आप लोग आंसर हमारे साथ में करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द पेयर दैट इज नॉट करेक्टली मैच। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, बाइलिंगुअल है आपका एमसीक्यू, तो आप आराम से हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए सही है। तो करेक्ट यहाँ पे कौन सा नहीं है आपको ढूंढना है। पहला कह रहा है सर डीकंपोजर जो होते हैं वो रिसाइकिल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को इन द सॉइल। हमें ये पता है कि डीकंपोजर जो होते हैं वो बिल्कुल रिसाइकलिंग का प्रोसेस करते हैं और न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाते हैं। दैट मीन्स ये तो गलत नहीं हो सकता, ये तो आपका राइट है। ठीक है, ये आपका राइट है। सेकंड, इकोसिस्टम जो होता है वो अबायोटिक कंपोनेंट होता है एनवायरनमेंट का। एक्चुअल में इकोसिस्टम जब बनता है ना उसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। दैट मीन्स यहाँ पर ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं है। हम अभी इस पे डॉट लगा के छोड़ देते हैं, आगे को देखते हैं। थर्ड, बायोलॉजिकल accumulation of magnify harmful chemicals in successive tropical levels। हाँ, बायोकेमिकल्स का फॉर्म है, ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता है तो ये चलेगा, इसको हम सही में कंसीडर कर सकते हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल इन द फूड चेन, बिल्कुल सही बात है। दैट मीन्स हमें जहां पर डाउट था वही हमारा आंसर है। ये आपका बिल्कुल गलत मैच है। ठीक है, तो इकोसिस्टम में अबायोटिक के साथ बायोटिक भी ऐड होते हैं, इसलिए आपका रॉन्ग आंसर है। तो बी ऑप्शन के साथ आई होप आपने भी सही किया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं बेटा। कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग फूड चेन, प्लांट्स, माइस, स्नेक्स एंड हॉक्स। अब आपको बताना है एनर्जी अवेलेबल एट द हर्बीवोर लेवल इज 1000 जूल। सो हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू हॉक्स। तो यहाँ पर देखिए, आपको पता है, आपको लॉ पता है, एनर्जी लॉस वाला लॉ, कि अगर एक कोई लेवल 1 पे है और लेवल 2 तक अगर वो जा रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी ही ट्रांसफर कर पाता है। ये चीज आपको पता है। दैट मीन्स पहला हमारे पास प्लांट है, दूसरा हमारे पास माइस है, तीसरा स्नेक है और चौथा हॉक्स है। वो कह रहा है हर्बीवोर यानी कि माइस के पास 1000 जूल है। अगर इसके पास 1000 जूल है तो इसको जो ट्रांसफर करेगा अपने का 10%, दैट मीन्स यहाँ पर आएगा 100 जूल। और ये जो इसको ट्रांसफर करेगा ये उसका 10%, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 10 जूल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी आपका बच जाता है। ठीक है, आई होप आपने भी बी आंसर चूज किया होगा। करेक्ट है, क्लियर है। देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताते चल रहा हूँ कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप सीखते चलेंगे। ओके, अगर कहीं भी डाउट आता है तो कमेंट करके ऐड कर दीजिएगा, हम आपके डाउट का भी सॉल्यूशन आपको दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इमेजिन करो एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन बीम है जो हॉरिजॉन्टली नॉर्थ साउथ से नॉर्थ जाती है। अगर ये बीम जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से पास होगी तो ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन में क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए क्या होनी चाहिए, अपवर्ड, डाउनवर्ड, टुवर्ड्स साउथ या टुवर्ड्स वेस्ट। हमें पता है, बहुत सिंपल है। आपको पता है कि 4 आपके पास डायरेक्शन होती है। हाँ जी, ये आपके पास है, मान लीजिए नॉर्थ है, ये मान लीजिए साउथ है, ये आपका चलो जो आपके लिए इजी है वो मान लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। हाँ भाई, तो यहाँ पर क्या होता है, ईस्ट होता है। आ जाओ भाई फिर, यहाँ पर होता है बेटा ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ये आपका नॉर्थ और ये आपके पास साउथ है। क्लियर है नाउ।
अब कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो किधर जा रही है, वो साउथ से नॉर्थ जा रही है। तो बेटा साउथ से नॉर्थ मतलब हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ ये डायरेक्शन पे जा रही है। लेकिन जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करती है तो ये क्या होती है, टुवर्ड्स ईस्ट। ये टुवर्ड्स ईस्ट ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको बतानी है, आप सीधा सा पाम रूल भी लगा सकते हो। पाम रूल नहीं लगा पा रहे हो तो लेफ्ट हैंड थंब रूल तो सबको आता है, FBI। तो FBI आपको बी फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट होती है। तो इसके हिसाब से अगर आप डायरेक्शन निकालने जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपको कैसे मिलने वाली सर, डाउनवर्ड मिलने वाली, सीधा सा आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आप FBI रूल लगा सकते हैं, सीधा सा लेफ्ट हैंड थंब रूल, आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, या पाम रूल से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस है जो कि 24 गुना मैग्नीफाइड इमेज बनाता है किसी ऑब्जेक्ट की, और कहां पर बनाते हैं, स्क्रीन पर, जो कि 15 मीटर दूर है ऑप्टिकल सेंटर से। तो मुझे बताओ फोकल लेंथ उस लेंस का क्या होगा। बहुत आसान बच्चों वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके दे रखे हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। बेटा क्वेश्चन में कहा गया कि मैग्निफिकेशन जो है 24 गुना है, ठीक है, मैग्निफिकेशन जो है वो मैं लिख लूंगा -24। ये चीजें आपको आनी चाहिए। सर आपने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि बेटा देखो कह रहा है स्क्रीन पर इमेज मिल रही है। स्क्रीन पर मिलने का मतलब क्या है, आप अगर तैयारी बेहतर करते हो तो आपको वर्ड से चीजें क्लियर होती हैं। स्क्रीन पर जब कोई ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है दैट मीन्स वो रियल इमेज बन रही है। और आपको पता है आपके पास रियल इमेज बन रही है, वो भी किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। तो कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज तभी बन सकती है जब वो इन्वर्टेड हो, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में हो। दैट मीन्स आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, लाइक दिस। ऑब्जेक्ट आपने ऐसे रखा है तो इमेज कैसी बन रही होगी, लाइक दिस, ऐसे बन रही होगी। तभी तो ये इन्वर्टेड होगी, बिल्कुल सही बात है, इन्वर्टेड बन रही होगी। तो इसका मतलब ये है कि सर हमारी जो इमेज है उसका मैग्निफिकेशन माइनस का आएगा, क्योंकि इमेज आपकी नेगेटिव है। ठीक है, अब कितनी दूर है बेटा, तो जो ऑब्जेक्ट है वो इमेज बना रहा है 15 मीटर दूर फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर। तो वहां से कितनी दूर बना रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से 15 मीटर। तो v बराबर आपके पास कितना आ गया, 15 मीटर। वो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बन रहा है। डन है। नाउ आपको u निकालना है बेटा, यहाँ पर सबसे पहले u निकालेंगे तभी आप फॉर्मूला लगा पाएंगे, कौन सा, लेंस फॉर्मूला, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे आपको f मिल जाएगा। नाउ अब इससे निकालें कैसे, आपको पता है बराबर क्या होता है, v/u होता है। ये भी आपको क्लियर है, हमें भी क्लियर है। तो ये बेटा आ गया माइनस का 24, v आपका 15 है, तो u कितना आ गया, u आ गया माइनस का 15/24। ठीक है बेटा, u आ गया 15/24। 15/24 आप छोटा भी कर सकते हो, 3 से काट लो तो 5/8 आ जाएगा, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लिया। नाउ अब हमें निकालना है 1/f बराबर, ये 1/v, 1/v तो आपका 1/15 है, माइनस 1/u का माइनस का 15/24 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 24 ऊपर आ जाएगा बेटा, 24/15। मैंने इसीलिए नहीं कट किया था, क्यों, क्योंकि वो ऊपर आ जाएगा, एलसीएम आपका 15 आपको मिल जाएगा। तो ये 25/15 आ गया। 1/f बराबर कितना है बेटा, 25/15। आपको निकालना है यहाँ से f, तो f कितना आ जाएगा बेटा, 15/25। ठीक है, प्योर मैथ है, आपको कुछ नहीं करना है। 25 से 6 बार जाता है बेटा, आपका सीधा सा आंसर है 0.6। आंसर ऑप्शन नंबर बी। डन है, क्लियर है। ये आपको सीधा सा लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे, पहले फॉर्मूला, देन आप लेंस फॉर्मूला, और फिर आपको कैलकुलेशन करनी है, मैथ लगानी है, आंसर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मेरे पास दो प्लेन मिरर है M1 M2, इंक्लाइन करते हैं एक दूसरे पर 70 डिग्री के एंगल पर। एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है मिरर M1 पर और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है अल्फा। मिरर M2 पर वो वापस जाती है और रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है मिरर M1 के साथ। तो बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, बहुत आसान। क्वेश्चन के लेंथ देख के लग रहा होगा टफ है, लेकिन बहुत हलवा है, मैं आपको अभी बताता हूँ। बेटा यहाँ पे दो मिरर मान लीजिए, एक मिरर है आपके पास M1, ठीक है, और दूसरा मिरर आप यहाँ पे मान लीजिए M2। दोनों के बीच का एंगल कितना दे रखा है बेटा, 70 डिग्री आपको दे रखा है। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कह रहा है कि सर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है मिरर M1 पर अल्फा एंगल पर। तो बेटा यहाँ पर रे ऑफ लाइट बनाने से पहले आपको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट आती है मिरर M1 पर, ये आपका M1 मिरर है और ये आपका बेटा M2 मिरर है। क्लियर है, तो ये किस एंगल पर आती है सर, ये अल्फा एंगल पर आ जाती है। ठीक है, आपको पता है जिस एंगल पर आती है उसी एंगल पर इसका रिफ्लेक्शन होता है, तो ये रिफ्लेक्ट भी किस एंगल पर होगी बेटा, अल्फा एंगल पर ही हो जाएगी। डन है, क्लियर है सर। अब यहाँ पर क्या होगी, नॉर्मल के साथ कितने एंगल पे इंसिडेंट होगी, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल के साथ इसका इंसिडेंस देख लेता हूँ। थोड़ा सा बड़ा होगा, उफ, इसको भी मन नहीं है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसको हटा देता हूँ जरा। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो लाइट है वो ऐसे इंसिडेंट इस तरह से
हो गई, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और ऐड कर रहा हूँ। क्लियर, डन है बेटा। ओके, अब क्या हुआ, यहाँ पे गया तो यहाँ पर भी अल्फा आपका एंगल रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे जो एंगल आया है और उसके बाद ये कह रहा है कि ये इसके पैरेलल हो गया, M1 के पैरेलल हो गया, तो लाइट रे कुछ इस तरह से घूम रही है, ऐसे आई ऐसे चलेगी। क्लियर है, कोई दिक्कत हमें है नहीं। नाउ ये एंगल आपका बेटा 70 डिग्री है, तो ये एंगल भी 70 डिग्री होगा। बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। अच्छा, ये अगर 70 डिग्री है तो पूरा कितना है बेटा 90, तो ये कितना बेटा 20। अगर ये 20 है तो बेटा ये भी 20 है। क्लियर है, ये पूरा 90 होता है तो ये 70 आपके पास आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। 70 70 140, तो आपको पता है ये कितना होता है बेटा, ये भी आपके पास कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। सर ये 90 है तो ये 50 हो जाएगा, ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। आंसर आपके पास डी ऑप्शन 50 डिग्री। खत्म। सिर्फ आपको इमेज पे खेलना था और कुछ नहीं। जो उसने कहा मैंने कर दिया। मैंने देखा ये 70 है तो ये भी 70 है, ये 70 है तो ये 20, ये 20 है तो ये भी 20, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है आई बराबर आर। तो ये 20 है तो ये बेटा आपके पास 90 था, तो ये पूरा कितना बचा 70। अब आपको पता है 70 70 140, तो ये 40, ये 40 है तो पूरा 90 होता है, 90 है 40 हट गया तो बचा 50, 85 है तो 85, ये काम खत्म, सीधा सा आंसर है टी। नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक सॉल्यूशन है जो लाइट ब्लू कलर देता है, अगर उसकी कुछ ड्रॉप्स यूनिवर्सल इंडिकेटर की मिला दी जाए उसमें, तो बताओ सॉल्यूशन कैसा होगा। कॉमन सेंस, आपको पता है यूनिवर्सल इंडिकेटर जब भी आप मिलाओगे और वो अगर हल्का नीले रंग का हो गया, दैट मींस वो लाइट बेसिक नेचर है। लाइट बेसिक मतलब हल्का बेसिक नेचर है, वो क्षारीय प्रकृति का है। तो हल्का क्षारीय इसमें से कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अरे सर ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, हल्का नहीं है बेटा, वीक नहीं है। ये तो सर एसिड है, इसका मतलब ही नहीं बनता। सोडियम क्लोराइड, नो सर ये तो सॉल्ट है, सॉल्ट से मतलब ही नहीं रखते। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को और किस नाम से जानते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। और दूसरी चीज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज कहाँ होता है ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं बेटा। अगर CaNO3 का होल ट्वाइस को हीट किया जाए और ड्राई बॉइलिंग ट्यूब और फिर वो देता है CaONO2 और O2, तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोफिशिएंट बताने, बहुत आसान हलवा सवाल है। आपको पता है कि आपके पास है CaNO2, सॉरी NO3 का होल ट्वाइस, इससे आपको मिल रहा है क्या CaO, साथ में क्या मिल रहा है NO2, और साथ में मिल रहा है O2। इसे आपको बैलेंस करना है, बस यही पूछा है इसने। सर बैलेंस करना, चलो देख लेते हैं, बैलेंसिंग कोई इशू नहीं। यहाँ पर कैल्शियम एक है सर, कैल्शियम एक है, कोई दिक्कत नो सर, बैलेंस है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने बेटा, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन सिंगल है, तो इसको भी 2 करना पड़ेगा। ठीक है, क्या 2 यहाँ पे कर देंगे तो फिर ये डिसबैलेंस हो जाएगा, यस सर बिल्कुल हो जाएगा। तो एक काम करो, यहाँ पे खेला खेलते हैं, 2 यहाँ पे है तो 2 हमने यहाँ पे कर दिया, तो 2 कैल्शियम हो गए, तो 2 कैल्शियम के लिए यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारे पास नाइट्रोजन कितने हो गए सर, नाइट्रोजन तो हमारे पास 4 हो गए, यहाँ 2 ही है। अब ये गलत हो गया, तो इसका मतलब नाइट्रोजन को क्या कर दो, नाइट्रोजन को 4 कर दो, ये 2 हटा दो। अब हमने क्या किया, नाइट्रोजन को कर दिया 4, जिससे कि नाइट्रोजन हो गई बैलेंस। देखो अब कैल्शियम कितने हैं, 2, हाँ है। नाइट्रोजन कितने हैं सर, 2 ये 4, हाँ है। अब यहाँ पे क्या बचा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी है सर, ये हमारे पास है 6, है ना, देख रहे हो 6, और ये आपके पास 2 और, तो सर ये तो हो गई ज्यादा। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ कितनी 8 2 10 2 12, तो यहाँ 6 का दुगना 12, बिल्कुल सही, बैलेंस हो गया। ये आपके पास बिल्कुल बैलेंस है, तो यहाँ पे क्या बना 2 2 4, वहां कुछ जरूरत नहीं थी तो 1 लिख देंगे। तो 2 2 4 1, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। बस खत्म, आपको बैलेंस करना था, बच्चों वाला क्वेश्चन, तो आपने बैलेंस कर दिया। डन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं बेटा। रिलीजिंग हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड। जब भी एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीजिंग हार्मोन्स जो होते हैं वो कंट्रोल कौन करता है, सबको पता है सर, पिट्यूटरी। लेकिन उससे पहले कौन करता है, वो मेन पार्ट है, तो वो है हाइपोथैलेमस। वो है आपके पास हाइपोथैलेमस, कंट्रोल करने का काम इसका है। आपको वो मत लगा देना कि सब मास्टर ग्लैंड होती है पिट्यूटरी, उसको लगा दो, नहीं। हाइपोथैलेमस कह रहा है रिलीजिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड, तो आपके पास आंसर है हाइपोथैलेमस। ठीक है, कंट्रोल का काम अलग है। नेक्स्ट, अगर एक जर्मिनेशन सीड में पार्ट बताइए कौन सा है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए आफ्टर इट्स ग्रोथ। तो ग्रोथ करने के बाद अगर फोटोसिंथेसिस की नीड है तो कौन सा पार्ट यहाँ पे है, तो सर वो है प्लूम्यूल। ठीक है, प्रांकुर उसे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर बच जाता है। रेडिकल, कॉटिलेडन और सीड कोट, इसका कोई काम यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट, सर एक टॉल पी प्लांट है, टीटी क्रॉस करता है एक शॉर्ट पी प्लांट टीटी से,
तो रेशियो ऑफ टॉल प्लांट टू शॉर्ट प्लांट F2 जनरेशन में आपको बताना है। ये आपने पढ़ा होगा, फिगर पूरा स्ट्रक्चर सिखाया जाता है। तो F2 जनरेशन है और दोनों में प्योर नहीं पूछा गया है। प्योर पूछते तो बात अलग हो जाती। यहाँ पे पूछा गया है सर सीधा सा टॉल प्लांट टू शॉर्ट प्लांट, तो आंसर बनेगा आपका 3:1। खत्म। आंसर क्या बनेगा? 3:1, क्योंकि टोटल की बात हो रही है, तो 3:1 आपका सीधा सा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। कंसीडर करो एक सर्किट आपको दिया गया है। अगर करंट इस सर्किट में 0.5 एम्पियर है, तो एक्स की वैल्यू निकाल के देनी, यानी रेजिस्टेंस आपको बताना है। बहुत आसान, ओम्स लॉ लगाएंगे। आपको नेट पोटेंशियल पता है कितना है? 6 वोल्ट। नेट करंट कितना है? 0.5 वोल्ट। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ओम्स लॉ से? V बाई आई। हाँ जी, V बराबर आई है। तो V कितना है बेटा? V आपका 6 है। I कितना है बेटा? 0.5 है। तो पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ लगाइए, आपके पास आ गया 12। 12 ओम आपका नेट रेजिस्टेंस है। अच्छा, यहाँ पर ये तीनों कैसे जुड़े हैं सर? ये तो पैरेलल में है। ये तो पैरेलल है। पैरेलल कैसे जोड़ते हैं आपको पता है कि यहाँ पर अगर मैं इसका नेट निकालने जाऊंगा तो कितना निकलेगा? ये निकलेगा सर 1/r बराबर 1/4, 1/6, 1/12। तो 6, 4 और 12 कैल्सियम आ गया 12। ठीक है, ये आ गया 12। आपको पता है 3 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो ये आ गया 6/12। 6/12 1/r की वैल्यू, तो आर कितना आ गया? आर आ गया सर 2। तो इसका जो नेट आया है वो आया है बेटा 2 ओम। क्लियर? ये कितना है? 1 ओम। ये इसके साथ कैसे है बेटा? सीरीज में। 2 और 1 3 कितने बन गए? 3 ओम बन गए। ये आपका काम हो गया। ठीक है, ये तीनों अब कैसे जुड़ेंगे सर? ये सीरीज में, क्योंकि वायर नहीं टूट रहा। आपको पता है पैरेलल कनेक्शन तब होता है जब वायर टूटता है। सीरीज कब है? जब एक ही वायर में जुड़े हो। दैट मीन्स यहाँ पे मेरे पास जो आर नेट आएगा वो आएगा एक्स प्लस 3, तो 2 इसका आया तो 1 इसका, तो टोटल 3, 3 ओम। ठीक है, आर नेट कितना है सर? 12 ओम। तो 12 ओम बराबर एक्स प्लस 3 ओम। तो एक्स कितना आ गया? 12 माइनस 3 ओम। तो ये आपके पास कितना आ गया? 9। ठीक है, तो आपके पास सीधा सा आंसर ऑप्शन नंबर डी 9। क्लियर? बहुत सिंपल सवाल था। आपको क्या निकालना था? V पता है, I पता है, तो आपने आर नेट निकाल लिया। आर नेट के लिए आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाना है और कुछ नहीं करना है। चल 12 नंबर। अगर 100% इंक्रीज करंट में हो जाए और रेजिस्टेंस में भी हो जाए, तो परसेंटेज चेंज इन डिपिक्शन ऑफ द पावर ऑफ सर्किट विल बी। तो आपको पता है कि अगर आपके पास I है, वो 100% बढ़ गया, मतलब I हो गया आपका 2x। R भी कितना हो गया सर? 2x। दोनों ही दुगने हो गए। तो आपको बताना है नया जो पार आएगा वो कितना आएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो पार को किस फॉर्म में लिखना है? बहुत तरीके से आप लिख सकते हो। वोल्टेज के फॉर्म में, करंट के फॉर्म में, सब तरीके से। यहाँ करंट और रेजिस्टेंस है तो इस फॉर्म में लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब करंट दुगना हो गई है, तो नया P डैश कितना हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा 2i स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास 2r, क्योंकि ये दोनों दुगने हो गए। तो ये बनेगा 4 गुना, ये 8 गुना। तो नया P डैश जो हो जाएगा वो बेटा 8 टाइम्स ऑफ आई स्क्वायर आर। यानी कि नया जो पार है वो 8 गुना है पुराने पार का। ये बात सबको क्लियर? 8 गुना है। तो बढ़ा कितना सर? 7 टाइम्स बढ़ गया। P डैश माइनस P जो आपके पास आएगा वो आएगा 7 टाइम्स। हाँ जी, 7 गुना बढ़ गया है, क्योंकि पहले था 1, अब हो गया 8, तो बढ़ा कितना? 7। 700%। 7 गुना का मतलब 700%। काम खत्म, सीधा सा आंसर। तो 700% आपके पास सीधा सा वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 3 वायर्स एक्स वाई जेड। एल्युमिनियम के हैं, तीनों के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो 159 है। उनके लेंथ का रेशियो 951 है। तो रेजिस्टेंस का रेशियो बताइए। बहुत आसान बच्चों वाला क्वेश्चन है। आपको पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। होता है? हाँ सर। यहाँ पे आपको पता है अगर आपके पास एक्स वाई जेड है, तो आपको यहाँ से सीधा से मिलेगा आर एक्स रेशियो आर वाई रेशियो आर जेड। तीनों एल्युमिनियम के हैं, एक ही मटेरियल के हैं। दैट मीन्स तीनों का रो सेम होगा, कांस्टेंट भगा दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एल एक्स अपॉन ए एक्स रेशियो एल वाई ए वाई एल जेड ए जेड। तीनों की वैल्यू रखियो, आंसर कर ले जाओ। हाँ जी, एल कितना है? 159 951। तो 159, और ये कितना है बेटा? ये है 951। 951। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके पास लेंथ आ गए। अच्छा, एरिया था 159, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, तो इसको सही कर लीजिएगा। पहले एरिया दे रखा है। ठीक है, तो पहले क्या दे रखा है? पहले एरिया है, बाद में लेंथ है। लेंथ ऊपर लिखेंगे 951, 951, 159। तो 9 से 1 9, 5 से 5 1,
और 1/9, तो 9 1 1/9, 9 1 1/9, सी ऑप्शन करेक्ट है। डन। तो आपको सीधा सा लॉजिक लगाना था, आपके पास फॉर्मूला है, रो कांस्टेंट है क्योंकि तीनों का मटेरियल सेम है एल्यूमिनियम, तो मटेरियल अगर सेम है तो आपका रो जो है रेजिस्टिविटी वो कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर रेशियो लगाएंगे सिर्फ लेंथ और एरिया के साथ, सीधा सा आंसर है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सर अंडर गोइंग कंप्लीट कंबशन इन एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर वो देता है, दैट मीन्स कंप्लीट कंबशन हुआ है, ये अच्छे से आपको सैचुरेटेड फॉर्म में मिल रहा है। क्लियर? नाउ बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग होमोलॉगस सीरीज कुड बी कंपाउंड बिलोंग टू? एल्कीन, अल्कोहल और एल्डिहाइड, बिल्कुल सही, यानी कि तीनों हो सकते हैं। खत्म। या तो एल्केन हो सकते हैं, तो एल्डिहाइड, या तो अल्कोहल, तीनों हो सकते हैं क्योंकि कंप्लीट कॉम्बिनेशन ये तीनों ही फॉर्म में आपको मिल सकता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। ड्यूरिंग पॉलिनेशन प्लांट इंश्योर दैट द pollen grains from a species germinates on the stigma of the same species. विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर दिस? कौन इनमें से इस चीज को इंश्योर करता है? सबको पता है सर, ये इंश्योरेंस का काम केमोट्रोपस इसका होता है, रसायन पश्चात। ठीक है, इसका काम होता है कि अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो वो इंश्योर करे कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं एक स्पेसीज से वो जर्मिनेट हो जाए स्टिग्मा ऑफ द सेम स्पेसीज, उसी में रहे, उससे बाहर ना जाए। तो ये इंश्योरेंस का काम कौन करता है? ये करता है केमोट्रोपस। ये सीधा सा आपका आंसर बनता है। ठीक है बेटा, चलिए 16 नंबर पे आते हैं। मेरे पास एक दो कॉन्वेक्स लेंस है पी क्यू, दोनों की फोकल लेंथ 0.50 0.40, तो इनमें से कौन सा ट्रू है अगर इनकी कंबाइंड पार की बात करें? बहुत आसान बच्चों वाला क्वेश्चन है। हमें पता है पार बराबर क्या होता है, 1/f। क्लियर है? वो भी मीटर में। एफ कितना होना चाहिए सर? मीटर में होना चाहिए। ये बात सबको आता है, आपको भी आता है, मुझे भी आता है। क्लियर है? नाउ अब मुझसे कह रहा है कि सर यहाँ पे नेट फोकल लेंथ तो बताओ पहले, तो एफ नेट बराबर क्या होता है? 1/f1, 1/f2, ये आपको भी आता है, मुझे भी आता है। क्लियर है? नाउ दोनों की फोकल लेंथ क्या है? 0.50 0.40, जोड़ दो बेटा। 0.50, सॉरी सॉरी सॉरी, 0.40, पॉइंट हटाइए, 2 जीरो ऊपर बढ़ा दिए, यस सर। एक जीरो से जीरो काट दिया, यस सर। 10/5 कितना होता है? 2। 10/4 कितना होता है? 2.5। ये कितना क्या? 4.5 आ गया सर। 1/f नेट कितना आया सर? 1/f नेट ये आ गया हमारे पास 4.5, यही तो निकालना था यार। यही 1/f नेट उठा के यहाँ रख दो, काम खत्म। तो पार कितना आ गया? पार आ गया सर 4.5 डायोप्टर, ये इसका यूनिट होता है डायोप्टर। तो P इज इक्वल टू 4.5, यस सर, आंसर है ए। खत्म। आंसर कितना? ऑप्शन नंबर ए, एब्सोल्युटली राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 जरा ध्यान से देखेंगे, करेक्ट आंसर करेंगे। द नियर पॉइंट एंड द फार पॉइंट आर डिटरमाइंड विद रिगार्ड टू द फंक्शन ऑफ विच पार्ट ऑफ द आई? तो आपको पता है नियर पॉइंट और फार पॉइंट के लिए हमें क्या करना? नियर पॉइंट आंखें ऐसी हो जाती, फार पॉइंट आंखें ऐसी हो जाती। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपको क्या करना है? कंट्रोल करना है अपने लेंस के साइज को, और लेंस के साइज को कंट्रोल करने का काम सिलेरी मसल। सीधा सा आंसर है सर, सिलेरी मसल्स। उसको बड़ा भी करती है, छोटा भी करती है, छोटा बड़ा ये काम मसल्स करती है। कौन सी? सिलेरी मसल्स। सीधा सा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। एक पर्सन है जिसका नियर पॉइंट है 45 सेंटीमीटर, फार पॉइंट है 2 सेंटीमीटर, तो इनमें से कौन से करेक्टिव लेंस बेस्ट सूटेड होगा उसके विजन डिफेक्ट को लेकर? कॉमन सेंस। सर नियर पॉइंट कितना है? नियर पॉइंट मुझे दे रखा है 45 सेंटीमीटर। फार पॉइंट कितना है? फार पॉइंट मुझे दे रखा है 2 मीटर। तो मुझे ये चीज क्लियर है, नियर पॉइंट जनरली कितना होता है? 20। हाँ भाई 25 होता है ना? हाँ सर, तो ये 45 है, दैट मीन्स वो और ज्यादा पास का विजन उसका जो है बढ़िया है। दूर का खेल समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि फार पॉइंट उसका 2 ही मीटर है। फार पॉइंट कितना है? 2 मीटर। दैट मीन्स उसे कौन सी समस्या है सर? उसे है मायोपिया। मायोपिया का मतलब नियर साइटेडनेस, और नियर साइटेडनेस में हमें क्या होता है? सर नियर साइटेडनेस है ना, तो नियर का तो क्लियर है, दूर की दिक्कत है। ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें करेंगे क्या? इसमें एक काम कर सकते हैं सर, कॉनकेव लेंस। मायोपिया में क्या होता है? करेक्टनेस के लिए लेंस वो होता है सर कॉनकेव। अगर हाइपरमेट्रोपिया होता तो कॉन्वेक्स, हाइपरमेट्रोपिया होता तो कॉन्वेक्स लगा देते। कॉनकेव आपका सीधा सा आंसर है, ये आपको लेकर जाना है। डन। चल क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। एक मीडियम है जैसे ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाती है अगर उसकी वेवलेंथ बढ़ेगी तो?
तो बताइए इनमें से कौन सी लाइट है जो फास्टेस्ट होगी ग्लास के अंदर। ये आपसे पूछा गया, बहुत आसान बच्चों वाला। यहाँ पे कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस एज द वेवलेंथ इंक्रीजेस, दैट मींस v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये सर हमें बताया कि कांच से अगर गुजर रहा है, तो मान लीजिए आपका ग्लास, ग्लास इधर एयर, इधर भी एयर। अच्छा, हमने यहाँ पे व्हाइट लाइट डाल, कौन सी लाइट सर, व्हाइट। ओके, तो व्हाइट लाइट आपको बता, अगर आप प्रिज्म का केस ले लो 7 कलर में टूट जाता है, तो विप्योर बन जाता है। प्रिज्म वाला केस आपको याद है ना, नहीं आता तो सीख लो यार। कि अगर इस पे व्हाइट लाइट डालते तो 7 कलर में टूटती है, और 7 कलर में टूट के विप्योर बनाती है। विप्योर हमेशा नीचे से बनता है, याद रखना। ओके सर, नीचे से बनता है। सबसे कम डिफ्लेक्शन रेड का होता है और सबसे ज्यादा वॉयलेट का। क्यों? क्योंकि इसकी लैम्डा है मैक्सिमम और इसका लैम्डा है मिनिमम। तो मैक्सिमम लैम्डा जिसके पास है, वेलोसिटी भी मैक्सिमम उसी की होगी। बिल्कुल सही। दैट मींस आंसर है रेड कलर। आंसर क्या है बेटा? रेड कलर आपका सीधा सा आंसर बन गया। क्लियर? तो रेड कलर आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन 20, बहुत आसान बच्चों वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आंसर बताएं। क्वेश्चन कह रहा है कि सुरेश ने डिसाइड किया है कि वो सारी की सारी एलईडीज को एक लाइट बल्ब बनाने के लिए सीरीज में जोड़ देगा। है, दिवाली वाली लड़ी बना रहा है, ठीक है सर, सीरीज में जोड़ देगा। कितनी एलईडी उसे चाहिए? अगर वो कनेक्ट करता है उसे 240 वोल्ट की मेन सप्लाई से, और एलईडी अच्छे से पावर रेटिंग के साथ में आप देखें तो अच्छे से काम भी करे। ओके सर, हम जनरली टोटल वोल्टेज कितना है सर? टोटल वोल्टेज मेरे पास है 240 वोल्ट। अब कितने वोल्ट की हम एलईडी लें, नंबर ऑफ एलईडी आपको निकालना, ये नेट है। एलईडी का पोटेंशियल हम जनरली क्या मानते हैं? 3 वोल्ट मानते हैं। ये आपको खुद कंसीडर करना पड़ेगा। कहीं कहीं बुक्स में 4 वोल्ट देते हैं, कहीं 5, कहीं 3, कहीं 2। भैया हम एक एवरेज 3 ले लेते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका। ना हमें एन निकाल, तो नंबर ऑफ एलईडीज क्या होंगी? नंबर ऑफ एलईडीज जब हम निकालने जाएंगे, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एन बराबर वी ऑफ नेट, जो सर्किट में आप लगाने जा रहे हो, और एलईडीज का कितना पोटेंशियल है। तो यहाँ पे एन कितना आ जाएगा सर? 240, 3, आंसर है 80। ओके, 4 के बेस पे निकालते तो 60 आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर आपका 80 बिल्कुल सही आंसर। ठीक, क्लियर, डन। ओके, तो ये आपके हो गए टॉप 20 क्वेश्चंस जो हमने आज आपके साथ करे सॉल्व। तो टॉप 20 क्वेश्चन साइंस के, आई होप आपको बढ़िया लगे होंगे। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है या आपको कंफ्यूजन है और आप चाहते हो कि इसका पीडीएफ आपको मिल जाए, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और कमेंट करेंगे तो आपको पीडीएफ का लिंक दे देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई टॉपिक अगर आपको ऐसा जानना है कि सर ये टॉपिक मेरा क्लियर नहीं है, ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, तो वो टॉपिक भी हम आपको पढ़ा देंगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो में कमेंट कर देना है खटाक से कि सर ये टॉपिक है और ये हमें नहीं आता, आप पढ़ा दीजिए, ठीक है? तो वो उसकी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब डेली आपको हर सब्जेक्ट की ऐसी ही क्लासेस रेगुलर मिलेंगी, जहां आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो क्लासेस रेगुलर ज्वाइन करिएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, प्रैक्टिस जरूर करिए। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत बेहतरीन है। हलवा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस ही आपको बेहतर बना सकती है। ज्यादा प्रैक्टिस ज्यादा बेहतर रिजल्ट आपको देगी, पक्का है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी टाइम पर हम आपके साथ मिलेंगे, तो इस क्लास को रेगुलर करिएगा, और जहां कोई भी दिक्कत आए हम आपके साथ हैं। और बहुत जल्द हम आपको गेस्ट पेपर भी कराने वाले हैं। अभी ये क्लासेस चल रही हैं इंडिविजुअल, देन गेस्ट पेपर में कंबाइंड पेपर लेकर आएंगे, और वो पेपर आपके साथ हम लोग करेंगे डिस्कस। ठीक है, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहिए और वेदा एकेडमी के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।